चलिए बेटा, सभी का ध्यान बेटा स्क्रीन पे। बेटा AS14 की एक फाइल अभी अभी आपके साथ शेयर करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऊपर अटेम्प्ट जनवरी 26 लिखा हुआ है। दिस इज इक्वली वैलिड फॉर योर अटेम्प्ट। ठीक है, इक्वली वैलिड। एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड ही होंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो RTP मई 2024 का है। सर आइडली ये क्वेश्चन जो है वो AS26 के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपके RTP के अंदर AS24 के अंदर क्लासिफिकेशन थी। तो इस वजह से मैंने भी उसको क्या कर दिया, AS24 के अंदर ही चलो रहने दिया। मैंने अपने टेस्ट में भी ये सेम क्वेश्चन डाला हुआ था कि नरेश लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 22-23। नरेश लिमिटेड ने एक्वायर करा है रनिंग बिजनेस सुनील लिमिटेड का 10,80,000 में। बेटा 10,80,000 में बिजनेस जो है वो एक्वायर करा, तो क्या ये परचेज कंसिडरेशन हो गई? कह रहे नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी थी? 516। अगर नेट एसेट जो है वो 5,16,000 पे है और परचेज कंसिडरेशन जो है वो 1080 की है, तो आप जानते हैं सर इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस केस के अंदर कितना है? 5,64,000। ठीक है, ये 564 का डिफरेंस क्या कराएगा? जो आप एक्स्ट्रा पे करके चल रहे हो, जो आप एक्स्ट्रा पे करके चल रहे हो, आप गुडविल के लिए पे कर रहे होंगे। ठीक है। कह रहे नरेश लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ नील प्रोडक्ट इट्स गुडविल एग्जिस्ट। ओके। नरेश लिमिटेड ने एक फ्रेंचाइजी ली है जुलाई 2022 में कि एक रेस्टोरेंट ऑपरेट करके चलेंगे फॉर 180। तो फ्रेंचाइजी कितने की ली? 1,80,000 की फ्रेंचाइजी ली। एनुअल फीस कितनी है? 10% की एनुअल फीस है और नेट रेवेन्यू। ठीक है, 180। और एनुअल फीस कितनी है? जितना रेवेन्यू होगा उसका 10%। फ्रेंचाइजी जो है वो 6 साल बाद एक्सपायर्ड हो जाएगी। और कह रहे हैं जो रेवेन्यू हुआ है वो 60,000 रुपये का हुआ है 22-23 में। सर 180 है। सर 180 के ऊपर आपको जो है जो अमोर्टाइजेशन लगानी चाहिए वो 6 साल की लगानी चाहिए। तो इसको मुझे 6 से डिवाइड करना चाहिए अमोर्टाइज करने के लिए। तो पहले साल कितना अमोर्टाइजेशन लगाना चाहिए? 30,000 का पहले साल अमोर्टाइजेशन जो है मुझे लगाकर चलना चाहिए। अब 20 अगस्त को क्या हुआ सर? सर 20 अगस्त को नरेश लिमिटेड ने 240 की कॉस्ट इनकर करी एक पेटेंट रजिस्टर करने के लिए। पेटेंट की इकोनॉमिक लाइफ है 8 साल। नरेश लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो अमोर्टाइज करके चलता है जितने इंटेंजिबल्स हैं SLM बेसिस के ऊपर ओवर द मैक्सिमम पीरियड जो भी परमिटेड है अमोर्टाइजेशन के लिए। और गुडविल को बोला हुआ है स्पेसिफिकली कि आपको अमोर्टाइज कितने टाइम में करके चलना है? 5 साल में करके चलना है। तो अगर गुडविल मेरी 564 की है तो इसको 5 ईयर से अमोर्टाइज करके चलूंगा, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा बेटा। 5,64,000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। दैट विल बी द अमाउंट ऑफ द अमोर्टाइजेशन। तो 1,12,800 जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर 31 मार्च 23 की मुझे वैल्यू चाहिए तो इट इज एज गुड एज दैट की 5,64,000 की क्या है? गुडविल थी। 1,12,800 इस साल अमोर्टाइज हो जाएगी, तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो गुडविल की वैल्यू है सर। अगर मैं बात करके चलूं फिर आपके फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी के केस में क्या होगा सर? 1,80,000 लेके चलूंगा। सर इसको इसको मोटाइज करेंगे तो हर साल 30,000 मोटाइजेशन होगा, तो कितना आ जाएगा सर? 1,50,000 आ जाएगा। और लास्ट आपका क्या आ जाएगा सर? जो पेटेंट है 2,40,000 रुपए का है, और बोला हुआ कि पेटेंट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 ईयर्स है। तो इसको भी 8 ईयर्स में मोटाइज करूंगा तो 30,000। तो 30,000, तो ये कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे एक बार। गुडविल गुडविल 4,51,200। फ्रेंचाइजी 1,50,000। पेटेंट जो है 2,10,000। ठीक है। गुडविल जो है नोट्स देखो कैसे बनाए बेटा। ठीक है, गुडविल के अंदर लिखा 10,80,000 था, फेयर वैल्यू माइनस करी तो आपके पास क्या आ गया? गुडविल आ गया। गुडविल में से मोटाइजेशन करी 5 साल में, तो 564 माइनस 1,12,800, तो 451,200। फ्रेंचाइजी 180 माइनस कर दिया 30,000 रुपये। ठीक है, और आपका पेटेंट जो है 240 माइनस कर दिया 30,000 पे, कितना आ गया बेटा? 2,10,000 आ गया। ठीक है। तीनों का आपने ये वर्किंग नोट बनाया था, नोट्स के अंदर इस तरीके से दिखा दिया। और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स आ गए 8,11,200 के। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए सर। RTP मई 2019 का क्वेश्चन है सर, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। P और Q लिमिटेड है, अमेलगमेट हुए 1 अप्रैल 2018 को। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल फॉर द न्यू कंपनी आर लिमिटेड। आर लिमिटेड जो की बैलेंस शीट बना के चलनी है। आपको नीचे डिटेल देख के चल रहा है कुछ। कह रहे हैं कि आर लिमिटेड जो है वो दोनों कंपनीज के एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके जा रही है, बिजनेसेस लेके जा रही है। कह रहे हैं जो 50% डिबेंचर है उसको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करके चल रहा है। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट इन नेचर है। ठीक है।
फिक्स एसेट की वैल्यूएशन 10% अबव कॉस्ट है, ठीक है। और क्यू के जो है वो 5% अबव कॉस्ट है। 10% ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल है दोनों के लिए। इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट के ऊपर कैरी करनी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप कितने शेयर इशू करके चल रहे हो? इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर पार पे। इक्विटी शेयर जो है दोनों ट्रांसफर कंपनी के डिस्चार्ज हो रहे हैं। इक्विटी शेयर इशू करके 10 पे वाले नई कंपनी के प्रीमियम के ऊपर। आपको आंसर देके चलना है अमेल्गमेशन नेचर ऑफ परचेज के ऊपर, ठीक है। सर मुझे करना क्या चाहिए? सर मुझे सबसे पहले इसके अंदर क्या करना चाहिए सर? कैलकुलेशन करके चलनी चाहिए। सबसे पहले तो नेट एसेट्स निकालो, ठीक है। उसके बाद हम क्या जाएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने इशू करें उसकी कैलकुलेशन के लिए हम जाकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग वैल्यू के ऊपर आप टेक ओवर करके चल रहे हो, ठीक है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले क्या होगा? आप नेट एसेट्स निकाल लीजिए। कितने के नेट एसेट्स आ जाएंगे सर? ये आ गया पी लिमिटेड, ये आ गया क्यू लिमिटेड सर। सर बिल्डिंग जो है वो थी 120 की। लेकिन सर पी लिमिटेड के बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला हुआ था, फिक्स एसेट्स के बारे में कह रहे हैं पी लिमिटेड के जो फिक्स एसेट्स हैं वो 10% अबव कॉस्ट पे लेके जाओगे। तो 120 के ऊपर अगर मैं 10% ऐड करूंगा तो यहाँ 132 आना चाहिए। 130, 132 आना चाहिए। क्यू लिमिटेड की बात करके चलेंगे तो क्यू लिमिटेड में कितना आना चाहिए? 100, ये 5% अबव था, तो ये आना चाहिए 105। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं सर। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 160 का। 160 में 10% ऐड करो तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का आना चाहिए? 1,76,000 का। तो 176 आ गया। सारी फिगर्स किसके अंदर है? थाउजेंड्स के अंदर लेके चल रहे हैं सारी फिगर्स को, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी कितने का आ जाएगा इसका? 140 प्लस 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 147। चलो सर। सर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है सर? इन्वेस्टमेंट बताएंगे। सर इन्वेस्टमेंट जो है वो दे रखी है 80 की। सर इन्वेस्टमेंट तो सेम वैल्यू पे रहेगी, फिक्स एसेट्स के बारे में बोला हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट 80 रहेगी। यहाँ कितनी रहेगी? 50 रहेगी। सर ट्रेड रिसीवेबल जो है यहाँ 90 रहेंगे, यहाँ कितने रहेंगे? 70 रहेंगे। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर चेंज है ना? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर चेंज था, याद करिए। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर प्रोविजन के लिए बोला था 10% की, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर चेंज होगा। तो 90 में 10% में माइनस कर दूं तो 81। 70 में 10% माइनस कर दूं तो 63। इन्वेंट्रीज जो है वो है 72 और 80 की। तो इन्वेंट्रीज जो है बेटा उतनी रहेगी। ये आ गई 72, ये आ गया 80। सर कैश और बैंक जो है वो कितने का आ गया? सर कैश और बैंक ये आपका आ गया 80 का और 50 का। एक बार टोटल करके बेटा प्लीज मुझे बता दो कितना कितना टोटल आ रहा है। एक बार टोटल कर दीजिए। एक बार टोटल कर लीजिए बेटा, बता दो कितना आ रहा है। 132 प्लस 176 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 72 प्लस 80 21 आ प्लस रही 80। है। कितना? 621 621 बता रहे हैं। और यहाँ का टोटल बेटा कितना आ रहा है 495। है? 495 आना चाहिए। सर इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करो। सर लाइबिलिटीज की बात करके चलने तो लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा सर? सर देखो, एक तो ये डिबेंचर हो गए, तो 10% डिबेंचर। कितने कितने के डिबेंचर हैं सर? सर 100 के डिबेंचर ये रहे, 60 के डिबेंचर ये रहे। सर ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, कितने का आ जाएगा सर? 50 का और 30 का। सर टैक्स प्रोविजन आ जाएगी, कितने की सर? 14 की और 8 की। ये आ जाएगा टैक्स प्रोविजन। इन तीनों का टोटल करो। ये अगर ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी बता दो बस कितना आ रहा है। 100 प्लस 50 प्लस 14, 164 होना चाहिए। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 8 98 होना चाहिए। 621 में से माइनस कर दो 164, आपके पास आ रहा होगा 457। 495 में से 98 अगर मैं माइनस करूं, ये आना चाहिए 397, ठीक है। ये आ गया। अब बात आती है सर परचेज कंसिडरेशन की, ठीक है। तो मुझे बोला क्या गया, जरा ध्यान देना। कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ही दे दोगे एट पार। सर यहाँ प्रेफरेंस शेयर थे 60 के, यहाँ थे 40 के। 100 रुपए का अगर प्रेफरेंस शेयर था,
तो 60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है। और 40,000 डिवाइडेड बाय 100, 400। 600 और 400 हो गए रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो सर मुझे ये पता लग गया कि सर ये जो 457 है, ये जो 397 है, इसकी पेमेंट कैसे जाएगी। सर ये जो 457 है, इसके अंदर जो मैं प्रेफरेंस शेयर देके चलूंगा, मुझे ये पता लग गया कि सर प्रेफरेंस शेयर जो है वो तो 60 के हो जाएंगे, और इस 397 के अंदर जो प्रेफरेंस हो जाएंगे वो कितने के हो जाएंगे? 40 के हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर होती है? अब जो बाकी बचा, अब वो कहीं ना कहीं जाएगा। अब इक्विटी की बात कर लेते हैं सर। सर अब इक्विटी शेयर जो है वो कितने इशू करे? क्योंकि सर मुझे नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए भाई, अब टोटल कितने इशू करके चल रहे हैं। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करके चलें, तो सर देखो, अगर मैं 457 में से 60 माइनस कर दूं, तो बैलेंस कितना रह गया? 397। 397 में से 40 माइनस करते हो तो बैलेंस कितना रह गया? 347। यानी 3,97,000 जो है वो इक्विटी की वैल्यू है। पर 397 जो है इक्विटी की है, लेकिन आप एक इक्विटी शेयर कितने में इशू कर रहे हो? 15 में। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करके चलूं तो पी लिमिटेड के केस में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे? सर 3,97,000 डिवाइडेड बाय 15। और क्यू लिमिटेड में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? सर 3,57,000 डिवाइडेड बाय 15। करना जरा बेटा, 3,97,000 डिवाइड बाय 15, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताना कितनी आ रही है। 26,466.66। 266,466.66। ठीक है। इतनी वैल्यू आ रही है, तो आप कितने शेयर ले लोगे? 26,466 शेयर ले लोगे। एक कम ले लिया हमने। ठीक है। राउंडिंग ऑफ के चक्कर में। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3,57,000 डिवाइड बाय 15। ये कितना आ रहा है? 23,800। 23,800 शेयर बेटा, ये हो गए। अब पी लिमिटेड को जो शेयर इशू करेगा, तो मुझे बताओ बाइफर्केशन क्या होगी। सर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करके चलो, तो 264,660 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 238,000 हो जाएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करके चलोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 26466 इंटू 5, और 23,880 इंटू 5। ठीक है। कितना कितना अमाउंट आता है इसका? हाफ ही हो जाएगा ना, तो 1,32,330। और यहाँ कितना आ जाएगा? 1,19,000। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। सर लेकिन सर मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है सर, एक चीज और मुझे करनी पड़ेगी। सर डिबेंचर्स को भी आप क्या करके चल रहे हो? इक्विटी में कन्वर्ट करके चल रहे थे। तो सर मेरे को तो नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो सर जो डिबेंचर को आपने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, सर मुझे उसकी भी तो बाइफर्केशन चाहिए ना सर। तो डिबेंचर्स की बात करके चलते हैं। तो डिबेंचर्स को तुमने कितने इक्विटी शेयर दिए? सर डिबेंचर थे कितने कितने के सर? सर डिबेंचर जो है वो थे 100 और 60 के। ठीक है, तो लाख रुपए के डिबेंचर्स थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कितने के डिबेंचर थे? 60 के। तो अगर लाख रुपए के डिबेंचर्स यहाँ थे और 60 के डिबेंचर यहाँ थे, 50% अगर आप पहले इसका कैलकुलेट करो, तो ये आता है 50,000। इसका 50% करो, 30,000 आता है। वो क्या कह रहा है कि डिबेंचर्स को भी आप क्या करके चल रहे हो? इक्विटी इशू करके चल रहे हो। तो सर इक्विटी तो आप उतने पे इशू करके चलोगे ना सर, आप लॉजिकली चलना। सर जो भी आप इक्विटी शेयर इशू करके चलोगे, वो किस पे करके चलोगे? ऐसा तो है नहीं ना कि आधे शेयर आप प्रीमियम पे कर रहे हो और आधे शेयर आप पार पे कर रहे हो। ठीक है, कन्वर्ट करके चल रहे हैं। तो अगर ये डिवाइड होगा तो 15 से डिवाइड होगा ना। यानी 50,000 डिवाइड बाय 15 करूंगा। और 30,000 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 15 करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। तो यहाँ कितने शेयर्स आ जाते हैं? यहाँ तो आ जाते हैं 2,000 शेयर्स। और यहाँ पर कितने शेयर्स आ जाएंगे सर? यहाँ आ रहे होंगे 333। ठीक है, कितने आने हैं बेटा, बताना जरा एग्जैक्ट। 3,333.33। 333.33। तो 3,333 शेयर हो गए। ठीक है। यहाँ कितने शेयर हो गए? 3,333 शेयर हो गए। अच्छा। अब यहाँ पर ना जरा एक बात पे ध्यान देके चलना। ठीक है सर। सर यहाँ पे तुमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले। ठीक है। किस पॉइंट के लिए क्वेश्चन करवा के चल रहा हूँ, वो पॉइंट आ गया। सर अगर मैं 264,660 करता हूँ, ठीक है, प्लस इसमें 1,32,330 करता हूँ, तो बस मुझे इतना बताना टोटल कितना आता है।
कितना आ रहा है बेटा टोटल? 396990। क्या 10 रुपए कम है क्या? 10 रुपए कम आ गया ना सर? सर ये जो 10 रुपीज कम आया ना, इसके लिए पता क्या देना पड़ेगा? कैश। ये 10 रुपए जो कम आया ना बेटा, इसके लिए अब क्या दिया जाएगा? कैश दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप परचेज, आप थ्री, यहाँ पे समझो, हमने नेक्स्ट डिजिट क्यों नहीं लिया? अगर मैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ चले जाता हूँ तो मेरी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा आ जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट डिजिट पे चले जाता हूँ तो मेरी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा आ जाएगी, वो क्रॉस कर जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 10 रुपए जो है हम क्या कर देंगे, उसको कैश दे देंगे फ्रैक्शन के लिए। सर सेम चीज यहां पर होगी। सर 50,000 को जरा 15 से डिवाइड करना, 333.33 आ रहा है ना? यही आ रहा है। यस सर। अब 333.33 है तो यहाँ कितना लेकर चलूंगा मैं? 3333। अब 3333 इंटू 10 करोगे तो इसको कितने की इक्विटी शेयर मिली? 33,330 रुपए की। और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? इसका हाफ। समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो कैपिटल तो टोटल होनी चाहिए कितनी? अब ये हाफ करके चलो तो कितना आता है बेटा? 16,000। करना जरा कैलकुलेट, कितना आ रहा है? बेटा प्लीज बेटा टू कैलकुलेट कर लीजिए। 2083.125। 2083 पॉइंट कैसे आ सकता है बेटा? 33,330 को बेटा 10 5 हाफ करना है। आपको 16665। 16665 टोटल करना, 95 9 94995, ये आ रहा है? यस सर। राइट। तो यहां पर भी क्या होगा? कैश आएगा कितना? 5 रुपए, वो फ्रैक्शनल शेयर के लिए। समझ में आ गया? यहाँ पर भी 5 रुपए का कैश आना चाहिए, किस चीज के लिए? फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए आना चाहिए। अब जो आपके इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया हुआ है ना, मैं बता देता हूँ आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 3333 की जगह ना 3332 ले रखे हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो कैश आ रहा होगा ना, मेरे पास जो 5 आ रहा है वहां पर, वो 5 की जगह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस ये आंसर के अंदर फर्क आपको दिखेगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। तो सर इक्विटी शेयर मेरे पास आ गए। अब बेटा नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, क्या नई कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हैं? चलो पहले वैसे मुझे वर्किंग नोट नीचे करने चाहिए थे। चलो नई कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, ठीक है, क्या होगा मुझे बताओ जरा। सर आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। राइट। शेयर कैपिटल आएगा और क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। मुझे बता सकते हो सर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट? सर सर शेयर कैपिटल की बात करके चलते हैं सर, ये 300 था, ये 280 था, क्या ये आएगा? नहीं सर, कितने शेयर इशू करे? सर देखो यहाँ पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशू करे, जरा कैलकुलेटर चलाना बेटा। ठीक है, 26466 प्लस 23,800 प्लस 3333 एंड प्लस 2000। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 57,599। 57,000 पक्का? बेटा एक बार दोबारा चेक कर ले। 26466 प्लस 23800 प्लस 3333 प्लस 2000। 55,599। 55,599। अब 10 रुपए का एक शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या ये अमाउंट जाना चाहिए? यानी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 555990, ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे थे? बिल्कुल सर। ये थे 60 के और ये थे 40 के, तो टोटल कितना हो गया? 100। यानी लाख रुपए के क्या हो गए सर? प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गए। तो 1 लाख रुपीज के हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों का टोटल कर दीजिए, कितना आता है? 990,556, 65990। अगर रुपीज में मैं बना के चलूं तो शेयर कैपिटल होने चाहिए सर 655,990, इतनी क्या होनी चाहिए सर? शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? सर ऐड करते जाओ, 132,330 प्लस 119,000। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 16665 प्लस क्या हो जाएगा? 10,000। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो। 10,000 प्लस 16665
प्लस 132,330 प्लस 119,000, टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है टोटल? तो हाँ एक जी बार बेटा। फिर से बताना। बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम का बेटा बस टोटल करते हैं ना बच्चे। 132,330 प्लस 119,000, ठीक है, प्लस कितना? प्लस हो जाएगा आपका 10,000, ये वाला, प्लस हो जाएगा 1,665, कितना आ गया? 2,77,995। 2,77,995, 2,77,995 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अच्छा, अब और कोई आइटम आएगी? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या और कोई आइटम आएगी रिजर्व एंड सरप्लस में? चेक करके बता दो। अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज का केस है, क्या ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ले लूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लेके चले? रिजर्व्स के लिए क्या एंट्री पास करोगे? अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के लिए क्या एंट्री पास करके चलोगे? सर आपको एक चीज पता है कि इसका तो अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, तो आप एक एंट्री पास करके चलते हैं। क्या एंट्री पास करके चलते हो? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, करते हैं ना? अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के बारे में कुछ ऐसा तो बोला नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व मान के चलूं भी, तो सीधी सी बात है सर, एंट्री क्या हो जाएगी? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो होगा क्या? 14,000 ऐड होगा, 14,000 ही लेस हो जाएगा, यही होगा ना सर? 14,000 ऐड होगा, 14,000 ही लेस हो जाएगा। तो यानी मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का अल्टीमेटली जो बैलेंस रहने वाला है वो यही रहने वाला है, 2,77,995। ठीक है सर, हो गया। मैल्गमेशन नेचर ऑफ परचेज का केस है बेटा, मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बच्चा इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके चल रहा है, तो इम्पैक्ट तो वही पड़ना है ना, 14,000 ऐड होगा और 14,000 लेस होगा। अच्छा, अब आपको दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स। सर सॉरी, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स कहाँ जाते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर आप दिखा के चलोगे 10% डिबेंचर, और 10% डिबेंचर आप कितने के आएंगे? सर 100 को तो आपने इक्विटी में कर दिया, 50% आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए थे, 100 + 60 हो गया 160, तो बाकी रह जाएंगे। तो कितने के आ जाएंगे यहाँ पे डिबेंचर? सर डिबेंचर जो आ जाएंगे वो कितने के आ जाएंगे सर? 80,000 के, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स खत्म हो गया। सर अगला आ गया ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, 50 + 30 अगेन 80,000 रुपए के ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। सर टैक्स प्रोविजन जो है वो कितनी आ जाएगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स हो गए, ये आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर। फिर करंट लाइबिलिटीज के अंदर अगली आइटम क्या आ जाएगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कितना आ जाएगा? 14 और 8 दोनों का टोटल 22,000 रुपए। तो आपकी जो लाइबिलिटी साइड है सर वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करके चलूँ एसेट साइड की। तो एसेट साइड में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या लेकर चलोगे? सर बिल्डिंग जो है वो कितने की आएगी? 132 की और 105। 132 + 105 बोलो कितना हो जाएगा? इन दोनों का बस टोटल कर दिया, 132 + 105, ये आ जाता है 237। तो बिल्डिंग आ जाएगी 237 की। इसी तरीके से जरा इन दोनों का टोटल कर दो, 176 + 147, तो ये बन रहा है 323। सर 323, और ये कितना बना था? 237। सर दोनों का टोटल करता हूँ, ये आता है 560। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का आएगा? 560 का आ जाएगा। सर अब मैं बात करके चलूँ इन्वेस्टमेंट्स की, उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन करंट वाली है, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की? 80 और 50, दोनों का टोटल कितना बेटा? 130। दोनों का टोटल कितना? 130। सर और कोई है नॉन करंट एसेट्स? नहीं सर, देयर इज नो अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करके चलते हैं, तो इन्वेंट्री आएगी कितने की सर? 72 + 80, ठीक है, 152 की इन्वेंट्री। और क्या आ जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 81 + 63। तो 81 + 63 के ट्रेड पेबल्स ये आ जाएंगे 150, ट्रेड ये आ जाएंगे 144 के, ठीक है, 144 के। सर उसके क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है सर? 80 और 50 अगर मैं टोटल करूं सर, ये आता है 130, यानी टोटल आ जाता है 1,30,000। सर लेकिन 1,30,000 के अंदर, अच्छा ये भी थाउजेंड्स में लिख दो फिर, ठीक है, लेकिन 1,30,000 में आपने कुछ कैश है जो दिया है,
फ्रैक्शन के लिए कितना कैश दिया है सर? 5 रुपए का कैश यहाँ दिया है, और ऊपर कितना कैश दिया था फ्रैक्शन के लिए? 10 रुपए का। तो इसमें से 15 माइनस कर दो, अदरवाइज हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है, क्या आ जाएगा? 129985। टोटल करोगे बैलेंस शीट मैच करेगी। एक बार चेक करना सर मैच हो रहा है क्या? 655990 प्लस 277995 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 22,000, कितना आ गया सर? 11,15,985। 11,15,985। सर हाँ इसमें से माइनस करना शुरू कर दो एसेट्स को। अगर जीरो आ जाएगा मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच है। जीरो आ जाएगा तो बैलेंस शीट बेटा मैच है। मैच। हो गई? यस सर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। बेटा ये वाला क्वेश्चन में अलग पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन तुमको करवाया क्यों मैंने? ठीक है, वाई दिस क्वेश्चन सर? सर इस क्वेश्चन को मैंने तुमको दो चीजों के लिए करवाया सर। देखो ये क्वेश्चन के अंदर एक तो दो ट्रांसफरर कंपनीज थी, ठीक है, तो इस वजह से एक तो हमने ये क्वेश्चन करा। दूसरा, इस वाले क्वेश्चन में मेन जो चीज सीखने वाली थी वो थी बैलेंस शीट के अंदर एक तो जो फ्रैक्शन वाला अमाउंट गया शेयर्स कैश का। फॉर दैट पर्पस हमने बेटा ये क्वेश्चन करके चला है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली जो सोल्यूशन गिवन है वो थोड़ा पुराना गिवन है। वाई? क्योंकि मैंने सजेस्टेड वही उठाया जो आई से आए हैं। अब आप ऑब्वियसली लिखोगे तो यहाँ तुम टेक्जिबल नहीं लिखोगे, यहाँ पर तुम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है नए सिलेबस के अंदर इंटर के अंदर, तो मुझे लगता है कि इसके चांस बन जाते हैं। तो एक बार देख जाओगे तो सर बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ जो इन्होंने डिफरेंस करा हुआ है मैंने तुमको बता दिया कि ठीक है कहां पर इन्होंने डिफरेंस जो है वो लेकर चला। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखो सर, ये ना आरटीपी नवंबर 2023 से उठा है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन उठा के चलूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ यार कि ये जो है तुमसे नहीं हो पाएगा बिल्कुल ही, या कुछ इस क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी। ठीक है, चलो सर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ठीक है, वाई लिमिटेड आपको क्या दे रखा है सर? देखो दो कंपनी, आपको एक्स लिमिटेड का डाटा गिवन है। ठीक है सर, एक्स लिमिटेड का डाटा गिवन है। 4,000 इक्विटी शेयर हैं, 10% डिबेंचर्स हैं, लोन है, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक पेटेंट और शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब जो अलग आइटम है मैं सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लेके जा रहा हूँ। तुम्हारा शेयर इशू एक्सपेंसेस बहुत कम तुमको किसी आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चन में चीज देखने को मिली होगी इस चैप्टर में। वाई लिमिटेड एग्री टू ऑब्जर्व एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने एग्री करा वो एक्स लिमिटेड को ऑब्जर्व करेगी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। वाई लिमिटेड सारे एसेट्स ले जाएगी एक्सेप्ट द बैंक बैलेंसेस एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। कह रहे हैं बैंक बैलेंस छोड़ दो और पेटेंट बुक वैल्यू के ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, वाई लिमिटेड वो टेक ओवर ऑल द एसेट एक्सेप्ट द बैंक बैलेंस एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। ठीक है सर, वो कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यूएशन करके चलनी है वो 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस के ऊपर करके चलनी है। एज्यूम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 8% का है ऑफ द कंबाइंड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो मुझे गुडविल की कैलकुलेशन जो है यहाँ पर करके चलनी पड़ेगी। सर वाई लिमिटेड इज टू टेक ओवर द ट्रेड पेबल्स एट बुक वैल्यू। ठीक है सर, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख एंड द बैलेंस इज इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 125 पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन कैश में पे करना है 3 लाख तक, और बाकी जो बैलेंस है कह रहे हैं वो इक्विटी शेयर इशू करने हैं कितने रुपए वाले? 100 वाला शेयर 125 में। यानी मेरे को परचेज कंसिडरेशन दे नहीं रखा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। सर मेरे को जो है लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो है इन्होंने वो बता दिया कि सर एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है? 60 to 200 का है। कह रहे हैं लिक्विडेशन के जो खर्चे हैं सर वो कितने हैं? कह रहे हैं जो लिक्विडेशन के खर्चे हैं वो 8,000 है। और वाई ने क्या करा है 31 मार्च 23 से पहले 60,000 रुपए के गुड्स 80,000 में बेचे थे।
60,000 के गुड्स बेटा 80,000 के अंदर बेचे थे और 50,000 के गुड्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो अनलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आ गई। ट्रेड पेबल्स के अंदर 20,000 स्टिल ड्यू टू बाय है। तो इंटर कंपनी वाला पॉइंट आ गया ये। आपको लेजर अकाउंट्स बनाने थे एक्स की किताबों में और बैलेंस शीट बनानी है वाई लिमिटेड की किताबों में आफ्टर द टेक ओवर। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन को करके चलोगे? सबसे पहले एक्स की किताबों को क्लोज करो। ठीक है। सबसे पहले किसकी किताबों को क्लोज करते हैं बेटा? एक्स की किताबों को क्लोज करके चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तभी मैं एक्स की किताबों को क्लोज कर पाऊंगा, तब तक क्लोज ही नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पे इतनी जगह छोड़ देता हूँ कि मैं बैलेंस शीट का फेस बना पाऊँ। ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकलेगी सर? मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना गिवन है? सर एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 62,200 का। कहां से उठाया सर? यहां से उठा लिया। उसने बोला है कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के ऊपर है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। चलो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सर मुझे बता सकते हो सर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितने का है? सर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व 40,000 रुपए का है। दोनों का टोटल करता हूँ 440 आता है। तो 8% ऑफ 4,40,000। ये 440 कैसे आया समझ में आ गया? शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। 440 का 8% करेंगे, बोलो कितना आएगा? 35,200 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। दोनों का मुझे बताओ डिफरेंस जो होगा क्या वो सुपर प्रॉफिट होता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर ना आपको अमेल्गमेशन में तो बस आ ही नहीं रहा। आपको उलझाई कहां पर रहा है? ऐसी चीजों के ऊपर जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगी। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है और इसे मेरे सिखाने वाले जो 2-3 पॉइंट है ना, वो इसी पैराग्राफ में बस घूम रहे हैं। बाकी सब कुछ ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 62,200 माइनस 27,000। 35,200। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 27,000 का। और गुडविल बोला हुआ 4 ईयर के बेस के ऊपर ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 27,000, तो गुडविल आ जाएगी बेटा 1,08,000 रुपए की। ठीक है। अब मैं अब क्या करके चलूंगा? देखो सर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के लिए मेथड कौन सा लगेगा? सर नेट पेमेंट मेथड लग नहीं सकता, नेट एसेट मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो नेट एसेट मेथड अगर मैं यहाँ पे लगा के चलूंगा तो नेट एसेट मेथड के देखो तहत मैं गुडविल कितनी लेके चलूँ? सर गुडविल जो है वो आ जाएगी 1,08,000 रुपए की। गुडविल आ जाएगी 1,08,000 की। सर बिल्डिंग जो है वो 170 की है। ठीक है। तो बिल्डिंग 10% कम के ऊपर, तो 1,53,000 के ऊपर बिल्डिंग आएगी। मशीनरी जो है वो कितने की है? 320 की है। तो मशीनरी भी किसके ऊपर आएगी? 10% कम के ऊपर। तो 288,000 की मशीनरी आ जाएगी। ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो 110 की है, तो इन्वेंट्री आ जाएगी 99,000 के ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल 130 के हैं, तो वो भी 10% कम, 1,17,000 के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। आप टोटल करिए। टोटल एसेट्स आ गए सर, इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करो, विच इज पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो मेरे कितने के हैं सर? 1,60,000 के हैं। सर 1,60,000 के जो है मैं पेबल्स माइनस करूंगा। ठीक है। अच्छा सर, सर मैंने लोन क्यों नहीं माइनस करा? क्या वो लोन लेकर जा रहे हैं बेटा? उसने बोला वाई लिमिटेड इज टू टेक ओवर द ट्रेड पेबल्स एट बुक वैल्यू। सर लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। तो जब बोला नहीं हुआ मैं क्यों मान के चलूं भाई लोन वो लेके जा रहे हैं? सर इसका प्लस माइनस करके बस मुझे बता दो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा। 6,02,000। हाँ। सर ये मेरे लिए क्या हो गया? नेट एसेट्स हो गए। अगर अब मेरे नेट एसेट 6,05,000 के हैं, यही मेरी परचेज कंसिडरेशन हो गई। अब इसके अंदर अगर 3 लाख रुपए जो है वो कैश में है, तो सीधी सी बात है कि बाकी जो 3,05,000 रुपए है वो शेयर्स के थ्रू हो गया। और आपको क्वेश्चन में बोला यस हुआ है कि 100 का शेयर 125 में, तो इसको 125 से डिवाइड कर दो, मुझे बता दो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2,440। 2,440। बस बेटा ये पॉइंट था जो मेरे सिखाने वाला था। ठीक है मेजरली। अब अगर कहते हो तो लेजर प्रॉपरली बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली चेक करवा देता हूँ कि देखो बेटा कौन से लेजर के अंदर क्या चीज आनी है, बोलो कैसे करूँ? जैसे कहोगे, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। लेक्चर में चेक करा दो। लेजर में चेक करो, चलो। सबसे पहले क्या करोगे सर? एक्स की किताबों को क्लोज करना है। ठीक है। विजुअलाइज करते जाओ बस, फिर नीचे हम चेक करते जाएंगे। ठीक है। सर
एसेट्स को क्लोज करूंगा तो रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, और टू पेटेंट, ये आ जाएगा। सर मैं बैंक क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक का सेपरेटली अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, लाइबिलिटी ट्रांसफर करूंगा तो ट्रेड पेबल ट्रांसफर कर दूंगा 160 का। क्यों, वो सिर्फ ट्रेड पेबल को लेके जा रहे हैं, इस वजह से मैंने लोन को ट्रांसफर नहीं करा। ठीक है, डन। लोन को क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा, क्लियर हो गया। एक बार चेक करें जितना अभी तक बताया। चलो सर, रियलाइजेशन अकाउंट, टू बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, पेटेंट, चेक कर लो सारे बुक वैल्यू के ऊपर है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स कितने के आगे, 160 के आगे। चलिए सर, इसके बाद क्या करूंगा सर, इक्विटी शेयर्स है, बैंक अकाउंट बनाऊंगा, बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 68,000। डन हो गया सर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये दोनों चीजें बांट दूंगा। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। सर 10% डिबेंचर अकाउंट बनाऊंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो भी कहां ट्रांसफर होनी चाहिए सर, ये वैसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर अकाउंट बना के चल रहे हो तो क्या आ जाएगा, बाय इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, या मैं ऐसा बोलूं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस तुम कर दोगे। ठीक है, हो गया यहां तक। तो अगर तुम ध्यान दो तो मैंने क्या करा, अपनी पूरी ये जो बैलेंस शीट दे रखी थी इसको मैंने खाली कर दिया, मतलब सबको मैंने किसी न किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब जो जो मैंने चीजें बोली एक बार चेक करवा देता हूँ। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के अंदर, बैलेंस ब्रॉट डाउन डिवेंचर के अंदर, बैलेंस ब्रॉट डाउन लोन के अंदर, शेयर इशू इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर, जनरल रिजर्व बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया इन्होंने। ठीक है, और आपका इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर आ गया बाय इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करोगे, क्या करोगे, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ये लो बेटा, ये आ गया 6,05,000 रुपए। ठीक है, तो वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाऊंगा तो वाई लिमिटेड के अंदर आ गया टू रियलाइजेशन 6,05,000 रुपए। अच्छा, जो वाई लिमिटेड से मिला उसके लिए एंट्री पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड। ठीक है, अब बेटा एक्स की किताबों में एंट्री हो रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम मत अलग से लिखने बैठ जाना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, ये आ गया सर बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ गया इक्विटी शेयर्स इन वाई डेबिट, 3 लाख, 3,05,000। सर ये क्लोज हो गया। सर इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड, ये पोस्टिंग है सिंपली। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। अब इसके बाद क्या दिया हुआ था, तो सर ये तो मैंने पूरा का पूरा डील कर लिया। ठीक है सर, ये जो है ये भी डील हो गया, ये भी क्या हो गया, डील हो गया। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 8,000 है, क्या करूं सर। सर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 8,000 है, रियलाइजेशन टू बैंक 8,000, खत्म। ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा 8,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाओगे, रियलाइजेशन में आ गया सर 8,000। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। सर उसके बाद क्या बोला हुआ था कि कुछ गुड्स बेचे थे पहले, सर जो भी गुड्स बेचे थे पहले सर उसको हम डील करते रहेंगे, कहाँ डील करते रहेंगे, जब वाई की बात करके चलेंगे, अभी के लिए तो छोड़ दो। ठीक है, अब मुझे बस अकाउंट्स को क्लोज करना है, क्लोज करना शुरू करते हैं अकाउंट्स को। ठीक है सर, रियलाइजेशन टू बैंक, ये 8,000 वाली एंट्री आ गई। अच्छा, 10% डिबेंचर है, अगर ये वाई लिमिटेड नहीं लेकर गया तो यानी इसको हमें खुद पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10% डिबेंचर टू बैंक, लोन टू बैंक, इन्हीं दोनों की एंट्रीज आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। सर आगे आ जाएंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस इक्विटी शेयर होल्डर से ट्रांसफर करें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय इक्विटी शेयर होल्डर, जनरल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तो क्लियर हो गया। अच्छा सर, इसके बाद क्या होने वाला है, चलो यहां तक हो चुके हैं सर। अब वाई लिमिटेड से मुझे पैसा मिल रहा है तो बैंक टू वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, ये भी रिस्पेक्टिवली पोस्ट करोगे ना, तो बैंक टू वाई लिमिटेड आ गया, यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद कौन सी एंट्री होगी बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर को जब तुम क्लोज करने बैठोगे तो सर यहां पर क्या हो रहा है, चलो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जरा रियलाइजेशन को क्लोज कर लें। रियलाइजेशन को क्लोज करोगे और कोई एंट्री आ नहीं रही तो ये आ गया, लॉस आ गया 38 का, इसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करो। सर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर आ गया रियलाइजेशन का लॉस। अब तुम बाकी जो बचा वो उसको पेमेंट करोगे, तो ये आ रहा है टू बैंक और टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। ठीक है, क्या आ रहा है, टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, जितने के शेयर्स दे दिए। इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड के अंदर आ जाएगा बाई इक्विटी शेयर होल्डर, सर यहाँ वाई होना चाहिए, इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, ये आ गया बाई इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड। जो बचा टू बैंक में गया, बैंक अकाउंट देखोगे उसके अंदर भी 80,000 ही आ रहा होगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैच हो गया। बोलो क्लियर, क्लियर। यस सर। सर वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है, चलो सर। सर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना बोलो,
सर 2440 शेयर इशू करें, एक शेयर 100 रुपए का, तो 2,44,000 की शेयर कैपिटल आ जाएगी। सर रिजर्व एंड सरप्लस, सर प्रीमियम पे शेयर इशू करे गए हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सर एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, एक तो क्या आने वाला है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आ जाएगा 25, है ना, 100 के पीछे, तो इसका 1/4 हो गया बेसिकली 61,000। और वैसे भी करके देख लो तो 25 इंटू 2 440 61,000, ठीक है, कितना आ जाता है, 61,000 आ जाता है सर। लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और थी सर, चेक करो सर। सर उसने बोला हुआ था कि इन्वेंट्री को लेकर, कह रहे हैं 50,000 रुपए की इन्वेंट्री है जो अभी भी क्या है, स्टॉक के अंदर है, वर्थ ऑफ गुड्स आर स्टिल इन्वेंट्री ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब इसका क्या करके चले सर? सर ये आपका क्या अनरियलाइज प्रॉफिट है और वाई का प्रॉफिट है, तो सर क्या मुझे उसको एलिमिनेट करके चलना चाहिए? सर अब दिक्कत यह है कि मुझे वाई का प्रॉफिट नहीं पता कितना है, तो मेरे को प्रेजेंटेशन पता कैसे करनी पड़ेगी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मैं लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है सर, इसमें से मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट उड़ाना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आएगा? 7,500 आएगा। कैसे आएगा 7,500? दिखा देता हूँ सर। 60,000 रुपए के गुड्स थे, 80 में बेचे थे, बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर 50,000 रुपए के गुड्स अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं, तो 50,000 में मुझे तो फिर कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है, बताओ जरा 50 में कितना प्रॉफिट आएगा बेटा? अरे निकाल दो नमूनो। सर 20,000 रुपए का प्रॉफिट है 80 के पीछे, तो 50,000 के पीछे कितना प्रॉफिट? 12,500, इतना आता है ये नो? यस सर। लेकिन एक पॉइंट और है क्वेश्चन में, मैंने 7,500 लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। एक पॉइंट और है, याद करो सर, इन्वेंट्री को 10% कम वैल्यू पे भी तो लेकर जा रहे थे। तो जो 50,000 रुपए की इन्वेंट्री थी, ठीक है, उसका 10% यानी 5,000, सर उसकी भी तो एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर नेट में अगर तुम देखोगे तो 7,500 रुपए का है ना अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कितने यस का हो सर। गया? 7,500 का हो गया। कैसे आया 7,500 क्लियर हो गया? सर 12,500 आना चाहिए। आना कितना चाहिए? 12,500। लेकिन सर आप इन्वेंट्री को 5,000 कम पे भी तो लेकर आए थे, तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 7,500 माइनस करके दिखाओगे, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगी सर? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास आ जाएगा सर 2,44,000, ठीक है। सॉरी, शेयर कैपिटल 244, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया? 61,000 की तो सर शेयर वो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, और 7,500 का लॉस आ जाएगा। इसका नेट इम्पैक्ट लेना कितना आ रहा है? 61 माइनस 7,500 कितना हो जाएगा? 53,500। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए बेटा फिफ्टी थ्री यस फाइव सर। हंड्रेड ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या चीजें आएंगी बोलो जरा। सर डिबेंचर तो वो लेके जा नहीं रहे थे, लोन वो लेके जा नहीं रहे थे। ट्रेड पेबल्स की बात करके चलें तो ट्रेड पेबल्स को बुक वैल्यू के ऊपर लेके जा रहे थे क्या? लेकिन एक एडजस्टमेंट गिवन थी। क्या गिवन था? कि ट्रेड पेबल्स के अंदर 20,000 इंक्लूडेड है, जो स्टिल ड्यू टू वाई है। तो इंटर कंपनी ओइंग्स के चलते तो ट्रेड पेबल्स के अंदर 20,000 माइनस होना चाहिए। तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल आएगा, लेकिन कितने का आ जाएगा, बचेगा? 140 का, ठीक है। ट्रेड पेबल आ गया 140 का, यस और नो? यहाँ तक क्लियर यस। हो गया? अच्छा सर, मेरे को अब बैंक की डिटेल भी नहीं दे रखी, आईडी सोच के चलना, मेरे को बैंक की डिटेल भी नहीं दे रखी। चलो बैंक वाले पॉइंट के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले जरा एसेट्स को ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। पहले बता दूं बाद में बता दूं, कोई फर्क नहीं है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा। सर कितने का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आना चाहिए? सर 170 की चीज को आप 153 पे लेकर गए थे, मशीनरी को आप 2,88,000 के ऊपर लेकर गए थे। जरा दोनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 4,41,000, 4,41,000। ठीक है। 441 आ गया। अच्छा अगली चीज क्या आ जाएगी सर? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं? चेक करो, चेक करते हैं एक बार। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात आता है, इंटेंजिबल एसेट्स, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट था? था सर, चेक करो, गुडविल थी, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल आ जाएगी 1,08,000 रुपए, ठीक है। अगली दो आइटमें तो वैसे ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं दे रखी, और कोई नॉन करंट एसेट्स मुझे नहीं है इसके अंदर। बचा क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स जो है नहीं, फिर आपका इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्रीज आ जाएगा। सर 1,10,000 रुपए की इन्वेंट्री है, एक 10 में से माइनस क्या कर दूंगा? 10%, क्योंकि आप इन्वेंट्री को भी तो किस पे लेके जा रहे हो? 10% कम के ऊपर, तो इन्वेंट्री आ जाएगी 99,000 की। लेकिन सर इस इन्वेंट्री के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट भी तो पड़ा है 7,500 का।
तो 7500 मुझे माइनस भी करके चलना चाहिए। तो मेरे पास 7500 माइनस करके कितना आता है, 91,500। तो 91,500 की इन्वेंट्री आनी चाहिए। सर अगला क्या आ जाएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल का बोलो क्या करके चले। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 130 के हैं, इसको भी 10% कम पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, 10% कम अगर मैं 130 में से करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 1,17,000। लेकिन सर 20,000 तो म्यूचुअल वाला था, तो 20,000 उड़ाऊंगा, तो कितना आना चाहिए, 97,000। अब बच गया कैश और कैश इक्वलेंट्स। सर अब यहां पर सर आप वाई लिमिटेड का लेके चल रहे हो सर, तो अब मुझे वो बैंक में कितना आना चाहिए। सर वाई लिमिटेड ने एक्स को 3 लाख रुपए कैश दिया है, और वाई लिमिटेड का कैश कितना है, बैंक कितना है, मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे टोटल करके देख लेना, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही होगी, तुम्हारा इस साइड का टोटल और इस साइड के टोटल में भी जो फर्क आ रहा होगा ना बेटा, वो 3 लाख रुपए का ही आ रहा होगा। ये 3 लाख और कुछ नहीं सर, ये तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि इसके अंदर चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, तुम दिखा दो। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैंक ओडी तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे 3 लाख रुपए का, समझ आ गया। यस सर। क्लियर है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे जो देखने वाले थे। सर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था इन्वेंट्री का देखने वाला, वो 7500 की कैलकुलेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में कौन सा देखने वाला था, ये बैंक ओडी वाला था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन थी गुडविल की। ठीक है, उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम ये कहें कि यस ये हो नहीं सकता था। ठीक है, कि दैट वाज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं था। सर अगला क्वेश्चन सर अब, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। आरटीपी इंटर नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। सर बैलेंस शीट दे रखी है ट्रुथ और मिथ की। ठीक है, अमेलगमेट हो रहा है ट्रुथ के साथ, मिथ अमेलगमेट हो रहा है ट्रुथ के साथ 1 अप्रैल 21 को। सर ट्रांसफर कंपनी कौन सी होगी, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होगी, बोलो। हाँ जी, ट्रांसफर कंपनी कौन सी और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी। ट्रांसफरी और मिथ ट्रांसफर। मिथ लिमिटेड अमेलगमेट हो रही है ट्रुथ के साथ, तो बैलेंस शीट किसकी बनेगी, फिर ट्रुथ की बनेगी, है ना। जी। ट्रुथ लिमिटेड वुड इशू 12% डिबेंचर टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ वेल्थ। देखो बैलेंस शीट दे रखी है दोनों की, कह रहे हैं ट्रुथ लिमिटेड जो है वो 12% डिबेंचर इशू करके चलेगा डिबेंचर होल्डर्स को ऑफ मिथ लिमिटेड, ताकि उनकी प्रेजेंट एनुअल इंटरेस्ट इनकम मेंटेन रहे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है कह रहे हैं वो 80% है रिस्पेक्टिव टोटल इन्वेस्टमेंट का। यील्डेड इनकम 20% टू ट्रुथ एंड 15% टू मिथ। कह रहे हैं जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहेंगे उसका जो 20% है इनकम होती है ट्रुथ को, 15% इनकम होती है मिथ को, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है। ये इनकम जो है वो प्रॉफिट में से कह रहे हैं आपको डिडक्ट करके चलनी है जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दोनों कंपनियों का दे रखा है ट्रुथ और मिथ का। कह रहे हैं गुडविल आपको कैलकुलेट करके चलनी है सिंपल एवरेज के बेस के ऊपर ऑफ 3 years प्रॉफिट बाय यूजिंग द कैपिटलाइजेशन मेथड, टेकिंग द 18% एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस के ऊपर। सर याद करो जब हमने क्लास के अंदर करते हैं तो नेट परचेज और नेट नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड के तो बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट तो सिखा रखा है, रेदर परचेज कंसिडरेशन के एक दो क्वेश्चन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के भी दे रखी होती है इन्होंने। लेकिन सर इस क्वेश्चन में आपके साथ खेल कहाँ गए। इस क्वेश्चन में कहता है यार हमने तुमको बताया हुआ है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है। कह रहे हैं अब तुम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू खुद निकालो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके चलो। सर सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है, आप नेट एसेट्स निकाल लो, नेट एसेट्स को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। बस इतना सा काम था। लेकिन सर नेट एसेट्स के लिए तो मेहनत करवा रहा है वो, और किसी चीज के लिए तो मेहनत करवा ही नहीं रहा। नेट एसेट्स की कैलकुलेशन के देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों की गुडविल निकालो। ये आ गया ट्रुथ, सर ये आ गया मिथ। ठीक है, चलो सर। सर मुझे बताओ कितने के एसेट्स हैं ट्रुथ के, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है, तो मुझे बस ये बता दो सर, कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर बोला है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 18%। तो सर अगर मुझे गुडविल निकाल के चलनी है वो भी सिंपल एवरेज के ऊपर। ठीक है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा सर, बोलो सर। हाँ जी, गुडविल कैसे निकालोगे। सर सिंपल एवरेज के बेस के ऊपर है, करो टोटल सर। 2018 19, 19 20, 20 21।
सर जरा तीनों का टोटल करके बताना, इन तीनों का कितना टोटल आ रहा है। 21,69,000। 21,69,000। इसी तरीके से मिथ के लिए इन तीनों का टोटल करके बताना कितना आ रहा 6,84,000। है। 6,84,000। सर आपको कुछ बोला हुआ था कि भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है, यानी यहाँ पर 187,500 और यहाँ पर 1 लाख रुपए। सर 1,87,500 का जो 20% है, 1,87,500 का कितना परसेंट, 20% तो उसको इनकम होती है। और 1 लाख रुपए का 15% ये किसको इनकम होती है। हाँ जी, मिथ को। ऐसा ही यस। है। नहीं सर ऐसा नहीं है, तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, वहां पे ब्लंडर करके आओगे बेटा नमूनो तुम लोग। यहाँ लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 80% है। तो कैसे निकलेगी इसके अंदर। सर सबसे पहले तो देखो, ये 21,69,000 है, ये 684 है। ये 3 साल की है। सर हर साल क्या मेरी इनकम इतनी होगी ना, जितनी मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बेटा, मेरी तो हर साल उतनी इंटरेस्ट आएगा, उतनी इनकम आएगी। तो एक काम करता हूँ ना सर, दो तरीके हैं। पहला, मैं हर साल जो है माइनस करूं अमाउंट। दूसरा क्या है, मैं एवरेज लेके एक ही बार अमाउंट माइनस कर दूं। मैं एवरेज ले लेता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो। मुझे बोलो एवरेज क्या आ जाएगी। सर यहाँ आना चाहिए 7,23,000 रुपए। यहाँ यस आना सर। चाहिए तुम्हारा 2 और 84 है ना, टू तो ये भी ट्वेंटी टू एट 228। सर अब इसमें से माइनस करूंगा मैं इनकम जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सर ट्रुथ के लिए कितनी होगी। सर ट्रुथ के लिए होगा 1,87,500 का पहले तो 80%, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गई। सर इसके ऊपर कितना कमाते हैं, 20%। और मिथ के लिए कितना हो जाएगा सर, 1 लाख का 80%। ठीक है, और इसके ऊपर कितना कमाते हैं, 15%। तो 1 लाख का अस्सी तीस परसेंट हजार हो गया सर। 80,000। 80,000, 80,000 का 15% कितना हो जाएगा, 12,000। तो यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए, 12,000। सर यहाँ कितना यहाँ माइनस तीस होना हजार चाहिए, 30,000 बोल रहे हैं, तीस तो हजार 30,000 माइनस कर दो, यहाँ पे 12,000 माइनस करो। तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा सर, 6,93,000 जो है तुम्हारे पास ये आ जाएगा। सर यहाँ पर माइनस करो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2,16,000 आ जाएगा। तो सर ये मेरी क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गई। लेकिन अब उसने बोला कि कैपिटलाइजेशन रूट यूज करके चलना है। सर कैपिटलाइजेशन क्या बोलता था, मेथड याद करवा देता हूँ। सर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सर इसको हम बोलते थे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। याद आया। यस इसमें सर। से माइनस कर दो कैपिटल इंप्लॉयड। सर वो होती थी तुम्हारी गुडविल। तो सर मेरी गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। चलो कैपिटल इंप्लॉयड अभी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। पहले एक बार जरा कैपिटलाइज वैल्यू तो निकालें। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी। सर अगर 18% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं कहूंगा 6,93,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। सर 2,16,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। सर सॉल्व करके बता दो बस कितनी कितनी वैल्यू है जो आ रही है। ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू है जो आ रही है बोलो। 38,50,000। कितना। 38,50,000। बेटा स्टार्टिंग वाला नहीं समझ में आया, 50,000 तो समझ में आ गया। 38 लाख सर, 38। 38। ऐसे बोलना भाई मेरे। यस। 2,16,000 18 इंटू 100। 12 लाख। 12 लाख। सर इसमें से माइनस करना पड़ेगा कैपिटल इंप्लॉयड, सर वो गुडविल आएगी। अच्छा कैपिटल इंप्लॉयड कितना है सर। सर कैपिटल इंप्लॉयड के लिए आ जाओ जरा सर। सर मेरे पास एसेट्स कितने के हैं, 15,75,000 प्लस 187 प्लस 512,500। लेकिन सर मुझे इतना पता है, जब हम कैपिटल इंप्लॉयड निकाल के चलते हैं सर, तो हम ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, 15,75,000। 1,87,500 का मैं सिर्फ कितना परसेंट लेके चलूंगा, 20% लेके चलूंगा। ठीक है, 1,87,500 का 20% कितना हो जाएगा, 187। 37,500। 37,500। और बाकी करंट एसेट्स कितने के आ गए, 5,12,500 के। ठीक है। सर इसमें से लाइबिलिटीज में माइनस करूंगा आउटसाइड वाली। सर वो मेरे पास कितनी है, 1,40 की है। ठीक है, 1,40 की मैंने लाइबिलिटीज माइनस कर दी। ऑब्वियसली मैं डिटेल में जाके लिखूंगा यार, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। मैं डिटेल में जाके करंट एसेट्स लिख सकता हूँ, करंट लाइबिलिटीज लिख सकता हूँ। ठीक है।
अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा सर, 6,80,000 प्लस क्या कर दूंगा, 1 लाख का 20% यानी 20,000 प्लस 3,65,000 और माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। सर 1.5 लाख रुपए मेरा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर है, करंट लाइबिलिटीज में 182, एक बार चेक कर लेते हैं। सर क्या क्या दे रखा है, सर नोट्स के अंदर है, नोट्स कहाँ है इसके, नोट्स गायब है। ओके, सर नोट्स गायब है, क्वेश्चन में मिस हो गया मुझे लग रहा है गलती से, फंस गया यार, ये तो गलत हो गया, क्वेश्चन फंस गया बीच में। सर 1.5 लाख के अंदर मुझे इतना पता है सर, होने तो डिबेंचर चाहिए, होने डिबेंचर ही चाहिए, होनी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी चाहिए। ठीक है, और 12% डिबेंचर जो है इशू करके चल रहे हैं। बेटा 1 मिनट देंगे जरा, ठीक है, मुझे इसका ना सोर्स फाइल निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर एक जगह पे ना कुछ मिस आउट हुआ है, एक बार सोर्स फाइल निकालने दो। कौन सी आरटीपी का क्वेश्चन है ये, November 22। नवंबर 22 ना, आरटीपी नवंबर 22। ओके बेटा, एक चीज मिस हो गई, वही तो मेजर ही मिस है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने लगा देता हूँ, कहीं भी फिटिंग करना पड़ेगा अब इसको। सरप्राइजिंग तो ये वाले भी है, मुझे किसी बच्चे ने पहले बताया क्यों नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन करे ही नहीं होंगे, कहाँ से बताएगा बच्चा। लो सर, कहाँ फिट करा जाए इसको, यहाँ करना पड़ेगा मुझे फिट यार इसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। चलो बेटा, छोटा सा यहाँ पे मैंने साइड में ना फिट कर दिया है। सर ये ना ट्रुथ लिमिटेड है और ये मिथ लिमिटेड है। सर 14% डिबेंचर है 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना फिर, जो पॉइंट है मैं कह रहा हूँ ना कि छोटे छोटी जगह पे पॉइंट, क्वेश्चन में फंसने वाला पॉइंट है और कुछ नहीं। सर क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो डिबेंचर होल्डर है उसको डिस्चार्ज कैसे करके चलेंगे, कह रहे हैं 12% डिबेंचर इशू करके चलोगे टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ द मिथ लिमिटेड टू मेंटेन देयर प्रेजेंट एनुअल इंटरेस्ट इनकम, कि भाई उनकी अभी जो प्रेजेंट इंटरेस्ट इनकम है वो बनी रहे। सर अभी जो है उनकी प्रेजेंट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, सर 1.5 लाख रुपए का 14%, निकालना बेटा 1.5 लाख का 14% कितना आता है। 21,000। हाँ जी, 20,000। 21,000। 21,000। 20,000, 21,000। 20 ही बता रहे हो। 21। 21। 21,000। सर 21,000 इंटरेस्ट कमाने के लिए मैं कितने डिबेंचर इशू करूं कि अगर 12% का इंटरेस्ट रेट है, समझ में आ गया। तो 21,000 को 12 से डिवाइड करना जरा, 12% से कितना आता है। 1,75,000। सर यहाँ पे जो डिबेंचर माइनस होनी चाहिए वो 1,75,000 के माइनस होनी चाहिए, ठीक है। डिबेंचर माइनस होनी चाहिए 175 के, और बाकी लाइबिलिटीज 182 में क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लाइबिलिटीज 182, ये माइनस कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास जो आएगा बेटा वो कैपिटल इंप्लॉयड है, ठीक है। एक बार डायरेक्टली सोल्यूशन में दिखा देता हूँ, ये लो आ जाओ, ये देखो बेटा, ठीक है, 1985 और 733, क्लियर हो गया, सर 1935 यहाँ और तो 1730। सर यहाँ तो 1.5 लाख है। क्या वन हुआ, सेवेंटी फाइव नहीं है सर, यहाँ तो 175 है ही नहीं।
सॉरी, मेरी गलती, रियली सॉरी बेटा। ठीक है, प्लीज करेक्शन यार। सॉरी यार, मेरे से यहाँ गलती हुई है। आई एक्सेप्ट। सर, कैपिटल इंप्लॉयड के लिए सर यहाँ पे 1.5 लाख ही आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड के लिए 1.5 लाख ही आएगा। जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करता हूँ ना, तब 175 लेना है। ठीक है, जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करके चलूंगा तब मुझे 175 लेना है। ठीक है बेटा, रियली सॉरी बच्चों। आ जाओ जरा वापस इस पे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन ये। सर आपने क्या कर दिया, माइनस करके निकाल दिया 733। क्लियर है बेटा, यहां तक हो गया क्लियर। यस सर। यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्या हमने कैपिटलाइज वैल्यू पहले ही निकाली हुई थी, 3850 और 12, यही बताई थी तुम लोगों ने मुझे। 3850 में से 1985 माइनस करा, इसकी गुडविल कितनी आ रही है 1865, और इसकी गुडविल कितनी आ गई 4,67,000 आ गई। 467। क्या यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब हमने निकालनी है सर इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्या करा, सर एक तो गुडविल ली, उसके अलावा अदर एसेट्स लिए। गुडविल ली, अदर एसेट्स लिए। ठीक है, गुडविल ली और क्या ले लिए, अदर एसेट्स। और गुडविल और क्या लेके चले, अदर एसेट्स, जितने भी अदर एसेट्स है। अब यहां पर जब आप एसेट्स लेके चलोगे, यू आर टेकिंग ऑल द एसेट्स, आप सारे एसेट्स लेके चल रहे हो। 12% डिवेंचर आपने माइनस करे, ये आपने माइनस करे उस वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर पेएबल है। 175 के हो गए ना ये। ठीक है, 90 50 ये 142, आपके पास नेट एसेट्स आए 40 लाख के, आपके पास नेट एसेट्स आए 1255 के। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करके चलो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। सर नंबर ऑफ शेयर टूट के कितने थे, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, 10 रुपए का शेयर था तो 1 लाख शेयर। 4 लाख की शेयर कैपिटल थी, 10 से डिवाइड करा 40,000 शेयर। इसकी वैल्यू आ रही है 40 रुपीज, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 31.375। ये सर आपकी क्या आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर परचेज कंसिडरेशन जो है वो चार्ज होने वाली है। ठीक है, अब मुझे बताओ सर परचेज कंसिडरेशन हुई कितनी फिर। सर मिथ के अगर एक शेयर की वैल्यू जो है वो 31.375 शेयर है, 31.375 पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल परचेज कंसिडरेशन जो होनी चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, 12 लाख समथिंग आना चाहिए, बोलना कितना आ रहा है एग्जैक्ट। अरे बता दो यार, 40,000 इंटू 31.375। तो 12,55,000। 12,55,000 पे वैल्यू आ रही है। सर अब ट्रुथ जो है वो कितने शेयर इशू करके चलेगा, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू वाले शेयर, डिवाइड करो 40 से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बताना कितने आ जाएंगे। 31,375। नंबर ऑफ शेयर आना चाहिए 31,375। चेक करें सर। सर ये आगे नंबर ऑफ शेयर 31,375। क्लियर हो गया सर। यस सर। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक थंब रूल भी दे देता हूँ। शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी मल्टीप्लाई बाय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर बाय ट्रांसफरी होता है ना, ये और कुछ नहीं बेटा, स्वैप रेशो होता है। और बड़ा लॉजिकल है, मैं कह रहा हूं सर आपकी कंपनी जो है मिक्स लिमिटेड है, आपकी कंपनी के पास अभी 40,000 शेयर हैं, और एक शेयर जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज 31.375। मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर देके चल रहा हूँ, जो मेरी कंपनी का शेयर है वो 40 का है। तो देख, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स की टोटल वैल्यू तो 1255 है ना, लेकिन मैं अपनी कंपनी के कितने शेयर इशू करूं तुमको, मेरी कंपनी का शेयर तो 40 का है ना, तो मैं तो तुमको 40 के हिसाब से शेयर इशू करके चलूंगा। तो 40 से डिवाइड कर दिया तो मैं तुमको 31,375 शेयर जो है वो इशू कर दूंगा। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर। बेटा बाकी तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बाकी तो बड़े आराम से हो जाना चाहिए। शेयर कैपिटल में आ जाओ। शेयर कैपिटल तुर्क की थी कितनी सर, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, यानी 1 लाख शेयर थे पहले। सर 31,375 शेयर और इशू कर दिए गए, तो कितना आ जाएगा 13,37,500। ठीक है, तो 13,00,000 13,750 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 13,13,750 आ गया। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अब क्या चीज आएगी सर। सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सर हमारे पास आ जाएगा
देखो कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस है। सर नोट्स के अंदर आते हैं। सर मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे जनरल रिजर्व है 5,05,000 रुपए का। क्या ये एज इट इज आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस 445 एज इट इज आ जाएगा। सर एक्सपोर्ट रिजर्व दे रखा है। सर एक्सपोर्ट रिजर्व कितने का है? 1,85,000 का एक्सपोर्ट रिजर्व। ठीक है। एक्सपोर्ट रिजर्व कितने का है? 1,85,000 का है। अच्छा बोलो क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए मुझे? ये 185 ही आना चाहिए। ठीक है। जो 25,000 पे ये वाला एक्सपोर्ट रिजर्व है, इसके लिए देखा जाए तो क्या एंट्री हो जाएगी अगर करोगे भी? सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो 25,000 ऐड होके 25,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेसिकली ये जो आएगा वो 185 ही रहेगा। तो 185 आ जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। राइट। अच्छा उसके अलावा क्या आएगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर 31,375 शेयर इशू करे हैं सर, एक शेयर 40 में इशू करा है सर। शेयर की फेस वैल्यू तो कितनी है? 10 ही है ना। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम आना चाहिए। चलो सर चेक कर लेते हैं, आ जाओ सर जरा। सर जनरल सर 5,5, P&L 445, सिक्योरिटी प्रीमियम 31,375 इंटू 30, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है वो 185, और उसके अंदर ऐड करा 25 इन्होंने। फिर देखो एडजस्टमेंट रिजर्व के नाम पे 25,000 माइनस करके दिखा दिया। चलिए सर उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दे रखी थी सर? नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर 1.5 लाख रुपए की जो थी आपकी ये नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, मिथ की। क्या अब यहां पर कितना आ जाएगा सर? इनको हमने क्या दिया है? 1,75,000 के डिबेंचर इशू करे थे। तो 1,75,000 के डिबेंचर आ जाएंगे सर। और कितने परसेंट डिबेंचर आएंगे? 12% डिबेंचर। सर करंट लाइबिलिटीज जो है वो कितने कितने की है? सर करंट लाइबिलिटीज जो है वो 140 और 182 की है, लेकिन डिटेलिंग के अंदर जाओगे आपको करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स आ गए सर। ट्रेड पेबल्स जो है वो कितने के हैं? सर 90,000 के ट्रेड पेबल्स हैं। आपने टेक ओवर कितने के ट्रेड पेबल्स करे? 142 के। दोनों का टोटल कर दीजिए, 2,32,000 के ट्रेड पेबल्स आने चाहिए। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? 50,000 प्लस जो लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली 40 की, तो 90,000 रुपए की अदर करंट लाइबिलिटीज जो है वो आ जानी चाहिए। सर नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा ऐड करो 15,75,000 और 680 खत्म। सर नेक्स्ट क्या है आपके पास? इन्वेस्टमेंट्स। सर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? 187 और 1 लाख, ये दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट जोड़ के आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? करंट एसेट्स दे रखा है। ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर बेसिकली आपका क्या आना चाहिए? 5/12/500 आपका 95,000 है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश इक्विवेलेंट है। बोलो क्या करेंगे सर? इन्वेंट्री में तो दोनों को ऐड कर दो, ट्रेड रिसीवेबल में भी दोनों को ऐड कर दोगे, और आप कैश इक्विवेलेंट में भी क्या कर दोगे? दोनों को ऐड ही करके कर दो चल दोगे, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है। बोलो हो गया क्वेश्चन ये? क्या ये बात सब, ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? यस सर। इसके अंदर बेटा जो गेम थी वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन थी, और गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन थी। मतलब जो देखने वाली चीज है रिवीजन के टाइम पे वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन, और इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन, और नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन। ठीक है। पर तुम AS14 के अंदर अगर गड़बड़ करोगे ना, बैलेंस शीट के अंदर मोस्टली बच्चे गलती नहीं करते हैं। आप गलती ही परचेज कंसिडरेशन में करते हो। और अगर परचेज कंसिडरेशन गलत है तो बाय डिफॉल्ट आंसर गलत है। अगर परचेज कंसिडरेशन गलत है तब वैसे भी आंसर गलत हो गया। मतलब 14 का क्वेश्चन है तो वो 7 का ही रह जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्स लिमिटेड ऑब्जर्व करके चल रहा है वाई लिमिटेड को। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम पे पेमेंट करके चल रहे हो, 9% प्रेफरेंस शेयर इशू करके। गुडविल के बारे में बताया हुआ कि गुडविल जो है वो कैसे निकाल के चलनी है, कुछ प्रॉफिट्स बता दिए। कह रहे हैं 2014-15 के प्रॉफिट के अंदर इंश्योरेंस क्लेम है, 13-14 में क्या हुआ था? आग लगी थी। और 15-16 के अंदर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश था। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बता दी, प्लांट मशीनरी की वैल्यू बता दी, इन्वेंट्रीज बता दिया किस वैल्यू के ऊपर लेके जा रहे हैं, अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स बता दिया जिसकी फेयर वैल्यू बता दी है, ट्रेड पेबल्स के कह रहे हैं उसके अंदर 20,000 इंक्लूडेड है जो पेबल टू एक्स है। इक्विटी शेयर होल्डर को 5% प्रीमियम पे इशू करके चलोगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कह रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ एक्स वाई लिमिटेड की किताबों में, यानी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरर की किताबों में सॉरी, एक्स लिमिटेड की किताबों में जनरल एंट्री, एक्स लिमिटेड यानी ट्रांसफरी तो वही बिजनेस परचेज वाली एंट्री होने वाली है। और बैलेंस शीट बना के चलनी है आफ्टर ऑब्जर्प्शन। तो सर सबसे पहला काम तो यही करते हैं ना, सबसे पहले तो एज अ वर्किंग नोट आपको परचेज कंसिडरेशन ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए मुझे गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल जो है वो लेके चल रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, तो चलो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे निकाल के दिखाओ। ऐसा करो, ये पहले तुम मुझे परचेज कंसिडरेशन निकाल के बताओ कितना होना चाहिए। पहले गुडविल की वैल्यू बताओ, फिर मुझे परचेज कंसिडरेशन बताओ। हाँ जी बेटा, पहले गुडविल फिर परचेज कंसिडरेशन। चलिए बेटा, निकाली गुडविल किसी ने? सर यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट लेके चलते हैं, हम एबनॉर्मल चीजों का इम्पैक्ट हटा देते हैं, राइट? यस सर। तो 2016 17, 14 15, ये आ गया 14 15, ये आ गया 16 17, 15 16, ये आ गया 16 17। 14 15 का प्रॉफिट कितना है? 72,000। 15 16 का प्रॉफिट कितना है? 78। और 16 17 का प्रॉफिट कितना है? 90,000। उसने बोला 14 15 के अंदर एक इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडेड है 25 का। तो सर जो 25 का इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडेड है वो माइनस होना चाहिए सर। अच्छा, 78,000 वाला जो फिर आपका है, कह रहे हैं हुआ क्या था, 13 14 के अंदर लॉस बाय फायर था। अच्छा, 13 14 के अंदर हुआ था ना लॉस बाय फायर, तो उसका थोड़ा ना कुछ करूंगा सर। 15 16 के अंदर एम्बेजलमेंट हुआ था, तो 15 16 के अंदर एम्बेजलमेंट के चलते 10,000 रुपए को क्या करके चल दूं, लेस करके चल दूं या ऐड करके चल दूं? ऐड करूंगा। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है तो कम करा होगा प्रॉफिट, अदरवाइज थोड़ा ना होता। तो ये आ जाता 88,000, ये कितना आ रहा है 47,000, और ये कितना आ गया 90,000। बेटा जरा तीनों का टोटल कर दो। ठीक है, तीनों का टोटल करके 90 80, एक 70, एक 70 और 40, 2 10, 2 10 और 15, 2 25। सर 2 25 को 3 से डिवाइड करा, ये आना चाहिए 75,000। 75,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूं सर, गुडविल की वैल्यू आनी चाहिए 1.5 लाख। तो एक तो मुझे बेटा इसके अंदर आपको गुडविल की ही वैल्यू सिखानी थी। अच्छा, अब हम क्या करके चलेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालें। निकालो जरा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन का केस है। सर गुडविल आ जाएगी 1.5 लाख रुपए। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख दी हुई है, लैंड और बिल्डिंग 5 पे आ जाएगी सर। प्लांट एंड मशीनरी 4 पे आ जाएगा। इन्वेंट्रीज जो है वो 10% कम पे लेके जा रहे हैं। सर इन्वेंट्रीज है कितने की? सर 525 की इन्वेंट्रीज है। तो 525 में से अगर मैं 52,500 माइनस करूं, तो ये आना चाहिए 4,72,500। ठीक है, प्रोविजन फॉर आउटफुट क्रिएट करनी है 2.5% की। ठीक है, उसको अलग से माइनस करके दिखा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए का कितना आ जाएगा,
बेसिकली यहाँ 2.5% सीधा सीधा माइनस भी कर दूं तब भी इफेक्ट सेम आ जाएगा। ओके। उसके अलावा क्वेश्चन में बोला हुआ था देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 15,000 है, ये भी एसेट लेके जा रहे हैं तो 15,000 अनरिकॉर्डेड एसेट भी ऐड होगा और कैश और बैंक भी ऐड होगा 60,000 रुपए का। ठीक है, तो चलिए बेटा देखें जरा। तो एक बार एसेट्स को देख लेते हैं, क्या जो मैंने बोला वही वैल्यूज है। सर 1.5 लाख रुपए की गुडविल, लैंड बिल्डिंग 5 का, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री 472 500, ट्रेड रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड एसेट, कैश एट बैंक। आपके पास एसेट्स का टोटल आ गया 18,97,500। सर अब इसमें से मुझे क्या करना है, लाइबिलिटीज माइनस करनी है। अब लाइबिलिटीज देखो कौन कौन सी हैं सर, ट्रेड पेबल भी लाइबिलिटी है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड भी माइनस होगा। ठीक है, दोनों ही माइनस करके चलोगे। सर दोनों को माइनस करा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया सर, मेरे पास आ गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस किया तो मेरे पास आ गया 15,90,000। अब ये 15,90,000 की सेटिस्फाई आप कैसे करके चल रहे हो। देखो क्या बोला हुआ था, उसने बोला हुआ था कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको 10% प्रीमियम पे आप पेमेंट करके चल रहे हो। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 3 के हैं, तो अगर इन 3 को हम 10% एक्स्ट्रा देके चल रहे हैं तो 3 30 देके चल रहे हैं, यानी 15,90,000 में से 3 30 तो किसका हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स वाला हो गया, है ना, जिसमें 10% क्या है, प्रीमियम के ऊपर उनको पेमेंट आपने करी हुई है। बोलो क्या ये चीज क्लियर होगी। तो 3 30 तो प्रेफरेंस हो गया, यानी बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, इक्विटी। अब 15,90,000 में अगर मैं 3 30 माइनस कर दूं तो इक्विटी कितनी रह जाएगी, 12,60,000। और इक्विटी के बारे में भी बोला हुआ था कि आप इक्विटी को कितने में इशू करके चल रहे हो, 5% प्रीमियम पे इशू करके चल रहे हो। बोला हुआ था इक्विटी शेयर को 5% प्रीमियम पे, यानी अगर एक शेयर जो है वो कितने का है, 10 का है, इक्विटी कितने का है, 10 का है ना, तो एक शेयर आप कितने में इशू करके चल रहे हो, 10.5 में इशू करके चल रहे हो। यही हुआ इसका मतलब। तो 10.5 से जरा डिवाइड करना, तुम्हारे पास कितना आता है, 10.5 से डिवाइड करना कितना आता है बेटा, 1,20,000। 1,20,000 इक्विटी शेयर जो है वो इशू हो जाएंगे। ठीक है सर, परचेज कंसिडरेशन हो गया। सर बाकी जो है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे करवाने वाला कुछ है नहीं, आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, देख लीजिए सर, सारे ऐसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, गुडविल लैंड बिल्डिंग ये किस पे होंगे, बुक वैल्यू पे, याद रखना। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ठीक है, ट्रेड पेबल्स, परचेज कंसिडरेशन 15,90 यही हमने निकाली थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है, देखो दो चीजें, उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे प्रीमियम वाला पॉइंट आ गया और इक्विटी शेयर होल्डर पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो आ गया। सारे अकाउंट नहीं मांगे थे तो ये आपको ना रफ निकालने पड़ेंगे रफ में, और अपना उस हिसाब से मतलब चलना पड़ेगा। मतलब प्रीमियम और रिडम्पशन जो है, बस यहाँ गलती करोगे अगर तुम लोग करोगे। 3 लाख की जगह 3 30 दे रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आप कैसे बना के चलोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है प्रेफरेंस शेयर में कितना आ जाएगा, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए, लेकिन इनको तुम दे कितना रहे हो, 3 30 तुम इसको दे के चल रहे हो। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पे डिफरेंस जो है बाय रियलाइजेशन में जाएगा, बाय रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो प्रीमियम है वो अमाउंट आ गया। तो तुम्हारे पास इक्विटी शेयर होल्डर पे प्रॉफिट आ जाएगा 1.5 का, खत्म हो गया सर, सिर्फ इतना ही पूछा था। सर एक्स लिमिटेड की किताबों में क्या एंट्री होगी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बाय, जो जो एसेट्स लिए डेबिट करिए, जो लाइबिलिटीज हैं क्रेडिट करो। सर गुडविल 1.5 लाख, लैंड बिल्डिंग 5, प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री 10% माइनस करने के बाद है, ट्रेड रिसीवेबल बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, ऑन अदर हैंड आ गया प्रोविजन, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ट्रेड पेबल्स, बिजनेस परचेज। लिक्विडेटर को पेमेंट कैसे करके चल रहे हो सर, 9% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके चल रहे हैं 3 30 के, इक्विटी शेयर कैपिटल देके चल रहे हैं 12 के, और सिक्योरिटी प्रीमियम 60 का। अब यहाँ पर एक कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं मैं बता देता हूँ। सर उसने बोला है कि 10% प्रेफरेंस शेयर को हम पे करने हैं 10% प्रीमियम के ऊपर, बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। सर ऐसा कहीं नहीं बोला कि सर एक्स लिमिटेड के शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। वो कह रहे हैं कि हम वाई को 10%, वाई वाले लिमिटेड वाले जो है उनको 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा देके चलेंगे, लेकिन इशू क्या करके चल रहे हो, इशू तो अपनी कंपनी के शेयर करके चल रहे हो 9% वाले, जो तो 100 रुपए का है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो है कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ऑब्जर्प्शन के बाद बैलेंस शीट बनानी है, बस क्या करके चलोगे, इन एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करके चलोगे सर, बैलेंस शीट बना लोगे, मुझे इतना पता है। तो आई एम नॉट टेकिंग अप दिस थिंग, ठीक है, वो प्लीज देख लेना यार। सर वीटी और एमजी वाला क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से मैनेज हो जाना चाहिए, हमारे स्टडी मैट में भी देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन था एक, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, वीटी लिमिटेड विल इशू 16 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार अगेंस्ट 12 शेयर्स ऑफ एमजी लिमिटेड। 10% प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं
holder of MG Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares in at par। तो बेसिकली आपको बता दिया कि किसको कितना देकर चलेंगे। ठीक है, तो कौन सा मेथड जो है बेटा यहाँ पर लगा के चलोगे, बताना जरा। हाँ जी, नेट पेमेंट मेथड लग जाएगा। Yes, sir. नेट पेमेंट मेथड है, तुमको साफ साफ ही बता के चल रहा है भाई किसको क्या इशू करके चल रहे हो। सर 12 शेयर के बदले में 16 शेयर, चलो परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं। सर एमजी लिमिटेड के 6 लाख के हैं, 6 लाख को 10 से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ शेयर कितने होते हैं, 60,000। वो कह रहे हैं 12 शेयर के बदले में 16 शेयर, तो मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 12, कितने शेयर इशू करने वाले हैं हम, 3 और 4, 20 × 4 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो सर इक्विटी को तो क्या देके चल रहे हो, 8 लाख रुपए के शेयर देके चल रहे हो। सर प्रेफरेंस में क्या बोला हुआ है कि 10% डिस्काउंट के ऊपर आप पेमेंट करके चलोगे जितने हैं। सर 2 लाख का 10% हो गया 180, 10% माइनस करने के बाद 180। अब 180 वाले को आप क्या देके चल रहे हो, 100 रुपए वाला शेयर देके चल रहे हो लेकिन बीटी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 18,000 शेयर, 180 ये हो गया, 8 लाख ये हो गया, टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी, 980 की। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसके अंदर बाकी कोई चीज नहीं थी। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर था बेटा वो ये था कि डिविडेंड की एंट्री थी बच्चे, कि दोनों कंपनीज ने क्या करा है, डिविडेंड जो है वो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट था। ये आपका बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा आपका स्टडी मैट में भी था कि दोनों कंपनी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करके चल रही हैं। तो जब तुम वीटी की बुक्स में एंट्री पास करके चलोगे तो कैसे एंट्री पास करके चलोगे, तुम करोगे फिक्स एसेट्स जो हैं वो कितने के हैं, सर फिक्स एसेट बीटी के हैं 14 लाख रुपए के। अगर तुम उसको रीवैल्यू करके चल रहे हो 15% अबव पे, तो एंट्री कर दोगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, उसके अलावा तुमने इक्विटी डिविडेंड दिया है। अब इक्विटी डिविडेंड जो देके चलोगे वो रिजर्व एंड सरप्लस में से ही देके चलोगे, रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास अवेलेबल है 6 लाख का। अब इक्विटी थे कितने के, 12 लाख रुपए के, 12 लाख के ऊपर अगर आप डिविडेंड देखोगे तो 10% डिविडेंड हो गया 120। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड, फिर इक्विटी डिविडेंड टू बैंक, ये एंट्री पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से एंट्रीज एक बार देख ही ले इसकी। चलो पहली एंट्री, फिक्स एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यही बोली थी मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड टू बैंक। फिर बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी आ गया। फिर उसके बाद बेटा आप जिस जिस वैल्यू के ऊपर एसेट्स लेकर गए हैं आपने वो लिख लिए, लाइबिलिटी जिस पे लेकर गए वो लिख ली, बस जो ध्यान रखने वाला पॉइंट था वो था कैश और बैंक। सर 80,000 रुपए का आपका कैश और बैंक पड़ा हुआ था, आपने अब यहाँ पे देखो कितने का कैश और बैंक था सर, एमजी का 80 का। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सर इन्होंने भी क्या करा है कि डिविडेंड पे करा है। सर इसके कितने थे, 6 लाख, 6 लाख का 10% हुआ 60,000, यानी अब कितना कैश है जो अवेलेबल होगा, 20,000 होगा ना। और इसी तरीके से फिक्स एसेट इसके 5 लाख है, लेकिन सर इसके फिक्स एसेट भी तो रिवैल्यू हो रहे हैं। तो 5 लाख के ऊपर आप रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या करके चलोगे, लेकर चलोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 लाख प्लस 15%, 575। ठीक है, समझ में आ गया कि कहां कहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज पे बस ध्यान रख के चलना, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्लियर हो गया सर, डन है। यस सर, यस सर। चलिए, अच्छा, डिबेंचर्स पे ध्यान देना। 12% डिबेंचर जो है एमजी लिमिटेड के, उसको 8% प्रीमियम पे करके चल रहे हैं। अच्छा सर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है सर, मेरा क्या स्कोर आया था, 93, राइट, इंटर में अकाउंट्स में। सर मेरे ना 7 नंबर कटे थे, पता क्यों कटे थे, क्योंकि मैंने ना परचेज कंसिडरेशन गलत निकाला। सर जब हम परचेज कंसिडरेशन देखते हैं ना उसके अंदर साफ साफ बोला जाता है कि जो पेमेंट आप शेयर होल्डर को करके चल रहे हैं, राइट। सर मेरे को भी पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आया था, मुझे याद है, वहां पर ना डिबेंचर होल्डर के बारे में कुछ बोला हुआ था। सर मैंने बस क्या कर दिया था गलती से, इसको भी परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा मान लिया। क्या ये परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा होगा, नहीं होगा ना सर। लेकिन ये गलती कितनी भारी पड़ी, 7 नंबर में भारी पड़ी है गलती। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो डिबेंचर होल्डर जो है एमजी लिमिटेड वाले 12% प्रीमियम के ऊपर है, इसका क्या करूंगा, यहाँ पे 324 का अमाउंट आने वाला है, बस इसका ये इफेक्ट है। क्लियर है, डन है, चल सकते हैं आगे। यस सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और थी सर, ध्यान देना, जब आपने बिजनेस परचेज करा ना तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है 161 का, जबकि बीटी की किताबों के अंदर ना पहले से क्या दे रखी है, और
और क्या दे रखा है, 60,000 रुपये जो है वो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करके चलने हैं। तो सर इस 60,000 के लिए क्या एंट्री आप पास कर दोगे, बताना जरा। कैपिटल रिजर्व टू बैंक कर दोगे, राइट, क्लियर है। 60,000 की जो है एक्सपेंसेस की एंट्री है, क्या करके चलोगे, कैपिटल रिजर्व टू बैंक करोगे ना। अरे क्लियर है ना मोनो। यस सर, यस सर। चलो, अब आपके सोल्यूशन में क्या हो रखा है वो बता देता हूँ। इन्होंने जो पेमेंट की एंट्री करी वो पहले गुडविल से करी है, फिर गुडविल को कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर दिया। तो ये भी करेक्ट है, जो मैंने बताया सर वो भी करेक्ट है। चलिए सर। सर इसके बाद बेटा जितने क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अब क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, परचेज कंसिडरेशन निकाल के जरूर देखनी है। बाकी अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बाकी तो मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं। मतलब मेरे करवाने वाले जो क्वेश्चन थे आइडली मैंने तुमको करवा दिए, ठीक है। जो भी मेरे करवाने वाले बच्चे क्वेश्चन थे मैं तुमको करवा चुका हूँ। बस अब तुमने क्या करना है, जो बाकी क्वेश्चन है ना बेटा, एक बार वो खुद से एक बार देखने हैं। और उसके अंदर मेन फोकस किस पे करके चलना है, एक तो परचेज कंसिडरेशन पे, दूसरा तुम एक एक लाइन ना पढ़ के देखोगे। एक एक चीज पढ़ के देखना, उसका ट्रीटमेंट सोचना माइंड में क्या होना चाहिए, और फिर देखना क्या वही ट्रीटमेंट करा हुआ है। अगर ठीक चल रहे हो बहुत बढ़िया, अगर तुमको लगे कि कहीं पे गलती हो रही है, कहीं डाउट आ रहा है, तो इन क्वेश्चन में आप मेरे से वो चीज फिर बेटा पूछ लोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, मुझे नहीं लगता बाकी किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आनी चाहिए। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बेटा अच्छे खासे हैं, ठीक है, अमेलगमेशन के। बट मैंने आपको टोटल क्वेश्चन अगर देखोगे तो कितने दिए हैं सर, मैंने आपको टोटल क्वेश्चन गिन के 11 बोले हैं। ये 11 क्वेश्चन बेटा तुम लोग कर लो बस। स्टडी मैट का क्वेश्चन हमने क्लास में कवर करे हैं, अदर देन दो स्टडी मैट क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चन अगर तुमने करे हुए हैं तो तुम पेपर में ये अमेलगमेशन संभाल लोगे, बड़े आराम से संभाल लोगे, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, मैंने शायद 4 या 5 डिस्कस करे हैं। कितने डिस्कस करे हैं मैंने, सर मैंने 6 डिस्कस कर लिए। सर मैंने 6 क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए बेटा, ठीक है। 5 मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। 5 ये क्वेश्चन तुमने देखने हैं, तुम आज देखो, कल देखो, पेपर से पहले देखो। लेकिन ये जो 11 क्वेश्चन है ये छोड़ के नहीं जाना है बेटा, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होंगे AS14 के, वो तो इम्प्लाइड है, वो करने ही करने हैं। जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो भी इम्प्लाइड है, वो करने ही करने हैं AS14 वाले में, ठीक है, वो तो इम्प्लाइड है वो चीज है। तो अमेलगमेशन अच्छे से करके जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर तुम्हें पता है अमेलगमेशन आना ही आना है, ठीक है। चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग को अब जरा यहाँ पे एक बार एंड कर रहा हूँ AS14 के लिए।